नमस्कार बच्चों। आज हम व्यवहारवाद का अगला चरण और एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि व्यवहारवाद का बौद्धिक व्याख्याकार और व्यवहारवाद की व्यवस्थित व्याख्या और प्रतिपादन करने वाला जो विचारक था वो डेविड ईस्टन था। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का जिक्र किया था और उसी ने व्यवहारवाद को व्यवस्थित कर उसको इस रूप में प्रदान किया कि शोधकर्ता व्यवहारवादी अध्ययन आगे संपादित कर सकें। किंतु यह जो व्यवहारवाद का रूप है, इस व्यवहारवाद के रूप के प्रति 60 के दशक में एक बहुत बड़ा असंतोष उभरा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया गया। उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख व्याख्याकार भी डेविड ईस्टन ही बना। तो इस तरह से जिस डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों को सूचीबद्ध किया था, उसी ने ही फिर उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन की भी रूपरेखा रखी और उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। इसका अर्थ यह है कि व्यवहारवाद के विरुद्ध असंतोष के पश्चात व्यवहारवाद के भवन को धराशायी नहीं किया गया था, वरन उसके स्थान पर उसी व्यवहारवाद की जो प्रमुख ऐसी बातें थीं जिनके खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो रहा था, उस असंतोष को दूर करके उसी व्यवहारवादी भवन को ही संशोधित परिवर्धित करके उत्तर व्यवहारवादी भवन के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया। इसका अर्थ यह भी है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद एक ही रेखा में एक विकास के दो विभिन्न चरण हैं, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यवहारवाद का विनाश करके और उसी के अवशेषों से उत्तर व्यवहारवाद की रचना हुई है। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पहले प्रमुख व्यवहारवादी थे, उन्हीं प्रमुख व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की प्रमुख कमियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके उनको दूर किया और उसी को फिर उत्तर व्यवहारवाद का रूप दिया। वैसे तो हम जानते हैं, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो व्यवहारवादी विचार है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके 3 चरण रहे। व्यवहारवाद का जो पहला चरण है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के द्वितीय महायुद्ध तक का काल हम कह सकते हैं, जबकि शिकागो संप्रदाय का उदय हुआ और चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में जो है विशुद्ध गणितीय, सांख्यिकीय और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का जो प्रयोग है, अनुभवात्मक पद्धतियों का प्रयोग व्यवहारवाद में प्रारंभिक रूप में शुरू हो गया। तो यह एक प्रारंभिक अवस्था है। इसका जो द्वितीय चरण है वो द्वितीय महायुद्ध के बाद या 1950 से लेकर के 1970 तक के 20 वर्ष के कालखंड को कह सकते हैं, जब व्यवहारवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों को बहुत स्पष्टता के साथ सूचीबद्ध कर दिया गया और व्यवहारवादी शोध भी अब अधिक परिष्कृत रूप में सामने आई। इस काल में गैब्रियल आमंड, हैरल्ड लासवेल, कार्ल डॉयच, हीन्स यूलाउ, रॉबर्ट डॉल, ऐसे अनेक विचारक थे जिन्होंने व्यवहारवादी पद्धति से अध्ययन करके इस क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दिया था। 1950 से 60 के दशक तक आते आते व्यवहारवादियों ने इतनी परिष्कृत शोध कर ली थी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, जैसा पिछले 2000 साल में कभी भी नहीं हुआ था, और इसे प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर अधिकाधिक विज्ञान बनाने की एक होड़ सी प्रारंभ हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादियों ने अपने आप को अधिकाधिक भविष्यवाणी की क्षमता युक्त बनाने के प्रयास इस काल में प्रारंभ कर दिए थे। किंतु इस पूरे ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पूरा व्यवहारवादियों का जो शोध है, इसका परिणाम यह हुआ कि वो अधिकाधिक प्रविधियों को परिष्कृत करने में
नई नई तकनीकों के विकास में और उसे राजनीतिक अध्ययनों में लागू करने में अधिकाधिक लीन होते चले गए। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि हम कैसे विशुद्ध स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और ऐसी प्रविधियों, अर्थशास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग क्या हम राजनीति विज्ञान में करके उसे एक अधिक जो है वो वैज्ञानिक स्वरूप वाला अनुशासन बना सकते हैं क्या। इस होड़ में जो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात घटी, जिसके खिलाफ अधिक असंतोष भी व्यक्त हुआ, वो ये कि इनके अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पद्धति के दृष्टिकोण से तो परिष्कृत होते चले गए, किंतु इनका राजनीतिक तत्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। 60 के दशक तक आते आते इन व्यवहारवादियों के दो फिरके बन गए। एक फिरका सैद्धांतिक व्यवहारवादियों का और दूसरा फिरका जो है वो सकारात्मक व्यवहारवादियों का बन गया। सैद्धांतिक व्यवहारवादी अपने आप को किसी सिद्धांत के ताने बाने में ही अपने आप को व्यस्त कर रहे थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके पास आधार सामग्री भी उपयुक्त है या नहीं है। और दूसरी तरफ जो सकारात्मक व्यवहारवादी हैं, उन्होंने अपना पूरा ध्यान शुद्ध और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों की खोज में लगा दिया था। एक दूसरे पर ये जो दोनों ही फिरके हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने लग गए और इनका आंतरिक जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो बाहर भी प्रकट हुआ और अब व्यवहारवादियों पर चौतरफा आक्रमण प्रारंभ हो गया। यही वो समय था जब डेविड ईस्टन, जो कि 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का अध्यक्ष बना था, उसने 1969 में न्यूयॉर्क से इसके वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए ये कहा, ये अपने चिरपरिचित अंदाज में उसने ये प्रश्न पूछा कि क्या हम किसी भी विषय के अपरिवर्तनीय स्वरूप के प्रति, चाहे वो व्यवहारवाद ही हो, क्या हम उसके प्रति प्रतिबद्ध रह पाएंगे? और क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम अपने विषय को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसको परिवर्तित कर दें? तो डेविड ईस्टन ने उस समय ये सभी व्यवहारवादियों से आह्वान किया कि अब समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम आखिर गलती कर कहाँ रहे हैं। तो इस प्रकार यही वो जो एक प्रकार का वो उद्घोष था जिसने व्यवहारवाद को अगले चरण में आने के लिए प्रेरित किया, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जा सकता है। वस्तुतः व्यवहारवादी जो अध्ययन है उसके प्रति स्वयं व्यवहारवादियों ने अब ये कहना प्रारंभ कर दिया था कि हमने अब तक बहुत ही नगण्य और निरर्थक शोध पर अपना समय व्यतीत किया, हमने करोड़ों डॉलर खर्च किए और हम एसी कमरों में पुस्तकालयों में बैठ कर के जब हम अपनी इन वैज्ञानिक गणनाओं में, हम गणितीय गणनाओं में लगे हुए थे, तब हमें ये ध्यान ही नहीं रहा कि बाहर का हमारा समाज कितने उथल पुथल, कितनी समस्याओं और किस प्रकार के एक जो है वो अवसाद के वातावरण से समाज गुजर रहा है। तो यह वो समय था जब व्यवहारवादी शोध, जिसका कि समाज से सीधा कोई लेना देना नहीं था, वो अपने चरम पर थी। दूसरी तरफ अमेरिका का समाज जो है सन 60 से 70 के दशक का ये जो कालखंड है, इसमें बहुत अधिक टूट फूट और बहुत अधिक उतार चढ़ाव के काल में चल रहा था। अमेरिका और रूस का शीत युद्ध अपने चरम उत्कर्ष पर था। इस समय परमाणु युद्धों का जो खतरा है वो दुनिया पर मंडरा रहा था। अमेरिका का स्वयं अपना समाज जो वाइट और ब्लैक के संघर्ष के कारण जो है वो एक प्रकार के गृह युद्ध की स्थिति में आ गया था। अवसाद की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही थी और अमेरिका का जो वियतनाम पर उसने जो आक्रमण किया था और वियतनाम की सेना जो है वो बार बार अमेरिका को मात दे रही थी और अमेरिकी सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या में जाने जा रही थी। तो ये जो वियतनाम के विरुद्ध अमेरिकी सरकार का जो अघोषित युद्ध है,
इस युद्ध पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। यानी कि ये जो समय था जब अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक तरफ सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही निरर्थक शोध में अपने आप को उन्होंने लगा के रखा था, और उनका अपना समाज गहरे टूट-फूट, गहरे अवसाद, गहरी क्षति के दौर से गुजर रहा था। तो इन व्यवहारवादियों से दूसरों ने भी, परंपरावादियों ने भी, मार्क्सवादियों ने भी, और बहुत सारे लोगों ने स्वयं इन्होंने अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि क्या यह उचित है जब हमारा समाज हमसे समस्या समाधान की मांग कर रहा है, हम समस्याओं का समाधान देने की बजाय और उनको समझे बजाय हम ऐसे प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जिनका समाज के लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। इस तरह से इन्होंने अपनी गलती को पहचाना और ये कहा कि हमें समाज के जो है वो समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अब नेतृत्व की भूमिका में आ जाना चाहिए। हमें एक्शन मोड पर आकर के स्वयं समाज के बीच में जाकर के वहाँ उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और अपने शोध के द्वारा समाज को हमें जो है वो लाभान्वित करना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यवहारवादी थे, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप धारण कर लिया था, उन्होंने एक गहरी उस पश्चाताप के भाव से वो भर गए थे और उन्होंने अगले चरण में प्रवेश किया। अब प्रश्न यह है कि यह जो व्यवहारवादी हैं, जो अब उत्तर व्यवहारवादी बन गए थे, उनमें और परंपरावादियों में क्या भिन्नता थी? तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी और परंपरावादी एक ही हो गए थे। वस्तुतः यहाँ फिर भी एक अंतर है, और वो मूलभूत भिन्नता ये है कि जहाँ उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं को स्वीकार करते थे, व्यवहारवाद की उपलब्धियों के प्रति वो पूरी तरह से सचेत थे, उपलब्धियों को स्वीकार करते थे, वहीं परंपरावादियों ने सिरे से ही व्यवहारवाद की उपलब्धियों को नकार दिया था। उनके अनुसार व्यवहारवाद की ये जो विशुद्ध वैज्ञानिक शोध है, उसका राजनीतिक विज्ञान में कोई भी उपादेयता नहीं है। इसलिए जहाँ परंपरावाद व्यवहारवाद को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करके उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, यह एक प्रतिक्रिया नहीं थी, वरन यह आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक चरण था। यह एक रूढ़िवादिता नहीं थी, वरन समाज को आगे की दिशा में ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। और इस क्रांति में बहुत सारे ऐसी असंगतियों वाले समूह एक साथ इकट्ठे हो गए जिनको एक ही छत के नीचे आने का पहले सोच भी नहीं सकते थे। इस समूह में धुर कट्टर परंपरावादी थे, इसमें मार्क्सवादी थे, इसमें युवा थे, इसमें बुजुर्ग थे, उसमें गणितीय वैज्ञानिक गणनाओं करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक भी थे। यानी कि सभी मिलकर के इस एक बात के लिए एकमत हो गए थे कि इस पूरे पिछले 20 वर्षों के, खासकर 20 वर्षों के कालखंड में व्यवहारवादी जो उपलब्धियां हैं, उनका समाज के लिए कोई भी योगदान नहीं रहा। समाज के लिए राजनीतिक विज्ञान का होना कोई जो है वो लाभ का विषय नहीं रह गया था। और यही वो पश्चाताप था, यही वो ऐसा क्षोभ था जिसने अब इन्हें ऐसे प्रश्नों को उठाने के लिए बाध्य कर दिया था जो समाज की दृष्टि से बहुत उपयोगी थे। समाज, टूटते हुए समाज को कैसे हम जो है वो बचा सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवादियों की जो प्रमुख जो दो डिमांड थी, जो दो मांगे थी, वो थी प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता, एक्शन और रेलेवेंस। अर्थात हम केवल सैद्धांतिक ताने बाने में नहीं उलझेंगे, वरन हम समाज के बीच में जाकर के एक्टिव रोल प्ले करेंगे। और दूसरा, हमारे शोध की कोई न कोई रेलेवेंस होनी चाहिए, कोई न कोई उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, समाज के साथ उसकी संगति होनी चाहिए। तो इस तरह से डेविड ईस्टन, जो पहले व्यवहारवाद का प्रमुख व्याख्याकार था, उसी ने अब उत्तर व्यवहारवाद के भी प्रमुख लक्षणों को सूचीबद्ध किया और ये बताया कि उत्तर व्यवहारवादी शोध की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं।
इन मान्यताओं का हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।